नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों अपन कर रहे थे एनसीईआरटी और माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान यानी आरबीएसई की मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। 4 वीडियो अपन कर चुके हैं दोस्तों, यानी 40 प्रश्न कर चुके हैं। आज उसी कड़ी में अपन 41 से लेकर के आगे के प्रश्न करेंगे। बीच में कुछ आपको मैं फैक्ट भी बताऊंगा। तो देखिए 41 नंबर प्रश्न आपके सामने है। दोस्तों जो भी मैं लिखता हूँ वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखिए WHO की स्थापना कब हुई, 1948 या 1968। तो दोस्तों WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है दोस्तों। सीधा का सीधा फैक्ट पूछा जा सकता है। तो WHO की स्थापना 1948 में हुई थी, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। तो 1948 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट दोस्तों एक मनोविकृति से संबंधित प्रश्न है कि एक व्यक्ति है, वो हाथ धोने के बाद पुनः बार बार हाथ धो रहा है, वह किस मनोविकृति या मनोरोग से ग्रसित है? ADHD, OCD, स्किजोफ्रेनिया, नन ऑफ दीज। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ, घर के ताला लगा दिया, ताला लगाने के बाद एक बार तो अपन चेक करते हैं ऐसे, फिर बाद में थोड़ी देर बाद वापस 4-5 बार आना, बार बार चेक करना, बार बार सफाई करना, ठीक है। बार बार अपने बालों को ऐसे, मतलब जैसे कि बालों में धूल जम गई, बार बार बालों को साफ करना, बार बार हाथ धोना, ठीक है। यदि बार बार कोई व्यक्ति किसी क्रिया को दोहरा रहा है तो डेफिनेट उसमें मनोरोग है, और वो मनोरोग होता है दोस्तों OCD। कौन सा? OCD, ठीक है। मनोग्रस्तता बाध्यता विकृति बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? मनोग्रस्तता बाध्यता विकृति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों ADHD यानी हाइपर, यह है दोस्तों ADHD अटेंशन डिफिशियंटी एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। ये ध्यान से संबंधित विकृति है दोस्तों। किससे संबंधित? ध्यान से संबंधित। याद रखना ADHD अटेंशन डिफिशियंट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। स्किजोफ्रेनिया दोस्तों इसको हिंदी में बोलते हैं मनोविकलता। ये भी दोस्तों एक मनोरोग है, मनोविकृति है। और ये तो दोस्तों बहुत मतलब यूं मान के चलिए खतरनाक मनोरोग है, जिसके अंदर जैसे पूरा का पूरा इंसान मेंटली हो जाता है, और उसमें दोस्तों भ्रम और विभ्रम की स्थितियां पैदा हो जाती है। भ्रम में क्या होता है दोस्तों, उद्दीपक मौजूद रहता है, विभ्रम में उद्दीपक रहता ही नहीं है। वैसे मतलब थोड़ी सी देर में उसको महानता के व्यामा हो गया, जैसे वो कि मैं महान व्यक्ति हूँ, थोड़ी सी देर में वो ऐसे भीगी बिजली बन जाएगा और कोने में बैठ करके ऐसे चुप जाएगा कि मुझे कोई मारेगा, ठीक है। मतलब पूरी की पूरी तरह अपनी, मतलब सीधी भाषा में बोलें तो मेंटल, आप समझ गए, ठीक है। तो वो स्किजोफ्रेनिया होता है, ठीक है। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। बाकी आपको भ्रम और विभ्रम के बारे में जब आपको आप पढ़ोगे तो आगे आपको ये स्किजोफ्रेनिया जो ये बीमारी है, इसके बारे में भी आप थोड़ा गूगल कर लेना चाहिए। बाकी आप भ्रम और विभ्रम के बारे में तो आप जानते हो कि भ्रम में उद्दीपक होता है, विभ्रम में उद्दीपक नहीं होता। और स्किजोफ्रेनिया में भी ऐसा ही होता है दोस्तों। स्किजोफ्रेनिया में जो वैसे तो दोस्तों जो मनोविकलता है उसके 10 प्रकार होते हैं। इसके अंतर क्या होता है, व्यक्ति का ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक तीनों पक्ष डैमेज हो जाते हैं, यानी ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक डैमेज हो जाते हैं। पूरी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा दोस्तों, 10 प्रकार है इसके, और 10 प्रकारों में अलग अलग तरह की मनोविकलता होती है, ठीक है। और इसमें भ्रम और विभ्रम की स्थिति के अंतर्गत व्यक्ति क्या करता है, जैसे भ्रम है तो भ्रम में क्या होगा, उद्दीपक रहेगा कि मुझे कोई मारने आ रहा है, ठीक है, मेरा कोई पीछा कर रहा है, ठीक है। या उसको ऐसे भ्रम हो जाएगा कि मैं महान व्यक्ति हूं, तो ये भ्रम है, ठीक है। और विभ्रम में क्या रहेगा, उद्दीपक नहीं रहेगा, ठीक है, उद्दीपक रहेगा नहीं, फिर भी उसको क्या रहेगा, भ्रम होगा, यानी उद्दीपक नहीं है फिर भी भ्रम होगा। रस्सी है ही नहीं और उसको सांप दिख जाना, ठीक है, यानी उसकी ज्ञानेंद्रियां हैं वो अलग तरह का बिहेवियर करने लग जाएगी, ज्ञानेंद्रियां हैं वो अलग तरह की सूचनाएं देने लग जाएगी मस्तिष्क को। तो ये स्किजोफ्रेनिया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक की रचना किसने की? मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक की रचना किसने की? फ्राइड, मैक्लिलैंड, थॉमस सेलिंग, अब्राहम मेस्लो। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी पुस्तक की रचना किसने की? ये आरबीएससी कक्षा 11 पेज नंबर 9 पर दिया हुआ है दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा अब्राहम मेस्लो। किसने? अब्राहम मेस्लो।
नेक्स्ट है इवान पेट्रोविच पावलोव को नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया। दोस्तों 1904 में इवान पेट्रोविच पावलोव को नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्यों दिया गया? मनोविज्ञान में विशेष कार्य हेतु, अधिगम के क्षेत्र में विशेष कार्य करने के कारण, पाचन व्यवस्था के कार्य के लिए, या इनमें से सभी सत्य हैं। यानी ये सारे कथन ऊपर वाले सत्य है। तो ध्यान रखना, इनको दिया गया था दोस्तों पाचन व्यवस्था के कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार 1904 में। वहां ऑप्शन में ऐसे भी आ जाए कि पावलोव को पुरस्कार दिया गया मनोविज्ञान के क्षेत्र में, शरीर शास्त्र क्षेत्र में, तो शरीर शास्त्र क्षेत्र है उसमें दिया गया था। ठीक है, शरीर शास्त्र। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 45 नंबर, रोगी केंद्रित क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी, क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी यानी रोगी केंद्रित चिकित्सा का विकास किसने किया? सिगमंड फ्राइड या कार्ल रोजर्स? तो दोस्तों क्लाइंट सेंटर्ड ये थेरेपी दी थी कार्ल रोजर्स ने। ठीक है, नेक्स्ट है साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर पुस्तक की रचना किसने की? साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर पुस्तक की रचना किसने की? ये भी दोस्तों मनोविज्ञान कक्षा 11 पेज नंबर 9 पर दिया हुआ है आरबीएससी में। ठीक है, साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर पुस्तक की रचना किसने की? वॉटसन या स्किनर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्किनर ने की थी। किसने? स्किनर। नेक्स्ट है किन दो मनोवैज्ञानिकों को 1973 में पशु व्यवहार की अंतर्निर्मित शैली जो बिना किसी पूर्व अनुभव अथवा अधिगम की होती है? यानी किन दो मनोवैज्ञानिकों को 1973 में पशु व्यवहार की अंतर्निर्मित शैली जो बिना किसी पूर्व अनुभव अथवा अधिगम के होती है। यानी एक ये व्यवहार है दोस्तों पशु व्यवहार जो बिना अंतर्निर्मित शैली, ठीक है, या पूर्व अनुभव या अधिगम की होती है। ठीक है, तो इसके लिए किन दो मनोवैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया था? ठीक है, ये थोड़ा दोस्तों आगे लिखना और था मुझे। आरबीएससी कक्षा 11 पेज नंबर 9 पर दिया गया। ये आगे लिखना मैं भूल गया। किन दो मनोवैज्ञानिकों को 1973 में पशु व्यवहार की अंतर्निर्मित शैली जो बिना किसी पूर्व अनुभव अथवा अधिगम के होती है, ठीक है, उसके लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया इनको। तो इससे संबंधित कौन से हैं? तो पावलोव व थॉमस सेलिंग, कॉनराल्ड लॉरेंज तथा निको टिनबर्गेन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इनको दोस्तों इस कार्य के लिए क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखना पशु व्यवहार की अंतर्निर्मित शैली, पशु व्यवहार की अंतर्निर्मित शैली यानी अंत मतलब अंदर निर्मित शैली जो बिना किसी पूर्व अनुभव अथवा अधिगम की होती है। तो इसके लिए इन दो का नाम आप ध्यान में रखना। फिर दोस्तों MMPI में कुल कितनी नैदानिक मापनियां है? यानी मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंटरी। ये दोस्तों सेल्फ रिपोर्ट से संबंधित है, पर्सनालिटी के मापन से संबंधित। ठीक है, और इसी के अंदर दोस्तों मैंने आपको ऊपर जो बताए थे ना, जो OCD, ADHD, स्किजोफ्रेनिया वगैरह ये जितने भी दोस्तों मनोरोग हैं उनका उल्लेख MMPI में किया गया है, पर्सनैलिटी से संबंधित है। तो ये जो मैंने आपको बताया ना मनोविकलता, तो ये पर्सनैलिटी के अंदर ही आ जाएगा। OCD पर्सनैलिटी के अंदर ही आ जाएगा। आप सोचोगे कि मनोरोग पूछे नहीं जाएंगे, तो वो वहाँ पर्सनैलिटी के थ्रू पूछे जा सकते हैं। OCD हो गया, ADHD, ठीक है, ADHD में क्या है, ये ध्यान से संबंधित विकृति है। ठीक है, रेटलिन जिसकी दवाई होती है। ठीक है, और स्किजोफ्रेनिया। ठीक है, तो ये MMPI के अंदर ही इनका उल्लेख किया गया है। तो देखिए MMPI में कुल कितनी नैदानिक मापनियां है? 10, 566, 567, नन ऑफ दिस। तो MMPI दोस्तों इसका विकास किसने किया था? मैकिनले तथा हाथवे ने किया था, याद रखना। और MMPI में कुल कितनी नैदानिक मापनियां है? तो 10 है। कितनी है? 10। और एकांश पूछ ले कितने हैं MMPI में? एकांश तो 567 है। कितने हैं? 567। नेक्स्ट है व्यक्तिक निर्मितवाद के जनक हैं प्याजे, वाइगोत्स्की। तो दोस्तों ध्यान रखना व्यक्तिक निर्मितवाद के जनक कौन है? तो प्याजे हैं। व्यक्तिक निर्मितवाद के जनक प्याजे। सामाजिक निर्मितवाद के जनक पूछ ले तो वाइगोत्स्की। कौन है? वाइगोत्स्की। और दोस्तों जीन प्याजे हैं, ये बोलते हैं विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है।
जबकि वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा पहले आती है, विचार बाद में आता है। ठीक है, ये व्यक्तिक निर्मितवाद से संबंधित है जीन पियाजे, और वाइगोत्स्की है ये किससे संबंधित है, सामाजिक निर्मितवाद से। और वाइगोत्स्की और ये जीन पियाजे है ये भाषा को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं, वाइगोत्स्की है ये भाषा को महत्वपूर्ण मानते हैं, और बच्चे के विकास में भाषा, उसके सामाजिक प्रवेश और संस्कृति के प्रभाव को ये मानते हैं वाइगोत्स्की। तो भाषा आ जाए, सामाजिक सांस्कृतिक, ठीक है, प्रवेश आ जाए तो उसको मानते हैं वाइगोत्स्की। ठीक है, जीन पियाजे भाषा को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। ठीक है, ये विचार पर बल देते हैं, संज्ञान पर बल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्न में से किसका संबंध टोपोलॉजी से है, टोपोलॉजी, ब्लूमा, कुर्ट लेविन, एडरफर या नन ऑफ दिस। टोपोलॉजी दोस्तों एक गणित की मतलब अवधारणा है, और टोपोलॉजी के अंदर क्या होता है कि किसी चीज को मतलब अभिप्रेरणा से संबंधित सिद्धांत है दोस्तों टोपोलॉजी। वैसे गणित की अवधारणा है टोपोलॉजी। टोपोलॉजी में क्या लेते हैं, जैसे अपन एक रबड़ बैंड ले लिया, इस तरह से इस रबड़ बैंड को अपन ने खींचा ऐसे, तो ऐसे हो जाएगा, थोड़ा इस आकार में हो जाएगा, फिर वापस छोड़ा तो इसी आकार में आ जाएगा। इस रबड़ बैंड को मैंने इधर से खींच के इधर से ऐसे किया तो वापस ऐसे हो जाएगा, वापस फिर ऐसे आ जाएगा। ये टोपोलॉजी या तल रूप की अवधारणा है। ठीक है, तो यानी किसी व्यक्ति को अपन अभिप्रेरित करेंगे तो वो थोड़ी देर तो उसके प्रभाव पड़ेगा, ऐसे हो जाएगा वो थोड़ी देर, तो समझ गया, वापिस फिर वो उसी रूप में आ जाएगा। ठीक है, तो ये टोपोलॉजी तल रूप की अवधारणा कुर्ट लेविन ने दी थी। किसने दी थी, कुर्ट लेविन ने। नीचे मैंने कुछ दोस्तों पॉइंट लिखे हुए हैं कुर्ट लेविन से संबंधित, आप बाद में देखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्यवहार को समझने के लिए पोस्टुलेट्स नियम किसने दिए, पोस्टुलेट्स नियम किसने दिए, 17 नियम थे दोस्तों ये पोस्टुलेट के नियम, 17 नियम, कितने, 17 नियम, ये किसने दिए थे, थॉर्नडाइक, क्लार्क हल, यूंग, स्किनर। ये पोस्टुलेट नियम क्या है दोस्तों, ये नियम ऐसा है कि कोई भी व्यवहार घटित होता है ना, कोई भी व्यवहार घटित होता है तो उस व्यवहार के बीच में जो क्रिया होती है, ठीक है, कोई भी व्यवहार घटित हो उसके बीच में जो क्रिया होती है, उन चीजों का अध्ययन किया था किसने, क्लार्क हल ने। और क्लार्क हल है, इनका जो अधिगम का सिद्धांत है वो सर्वोच्च सिद्धांत माना जाता है। ठीक है, और क्लार्क हल ने कहा कि कोई भी उद्दीपक है, कोई भी रिस्पॉन्स है, ये अपन को दिखा उद्दीपक के प्रति रिस्पॉन्स कर दिया, ठीक है, लेकिन इनके बीच में जो क्रिया हुई है वो किसी को दिखाई नहीं देती। इस क्रिया को समझने के लिए इन्होंने पोस्टुलेट्स के नियम दिए थे। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखना, और आपसे पूछ ले कि अधिगम का स्रोत सिद्धांत किसका है, तो क्लार्क हल का, ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक बंद कमरे अथवा लिफ्ट में चढ़ने से बेचैन हो जाना, यानी एक व्यक्ति बंद कमरे अथवा लिफ्ट में चढ़ने से बेचैन हो जाता है, वह ग्रसित है। एक व्यक्ति बंद कमरे अथवा लिफ्ट में चढ़ने से बेचैन हो जाता है, वह ग्रसित है। नेसोफोबिया, हाइड्रोफोबिया, एरोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया। तो दोस्तों आपको आज एक चीज समझाता हूं मैं, फोबिया। फोबिया को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं दूरवृत्ति। क्या बोलते हैं, दूरवृत्ति। और दूरवृत्ति होती है दोस्तों किसी भी चीज से अतार्किक भय, यानी वो होना नहीं चाहिए। जैसे मैं एक बाल्टी भर पानी से डर रहा हूँ तो ये कोई तर्क संगत थोड़ी है, मतलब कोई तार्किक भय थोड़ी है, ये अतार्किक भय है। मैं एक मतलब छोटे गिलास भर पानी से मैं डरता हूँ कि मैं इसमें डूब के मर जाऊंगा, तो ये अतार्किक भय है। तो अतार्किक भय होता है, उसको बोलते हैं दूरभीति या फोबिया, जो मतलब तर्क संगत नहीं है। और ये दूरभीति दोस्तों कई तरह की होती है, जैसे पानी से डरना, कुत्ते से डरना, सांप से डरना, भीड़ से डरना, ऊंचाई से डरना, ठीक है, आग से डरना, ठीक है, बहुत तरह के फोबिया होते हैं। अब इनको याद कैसे रखें अपन, तो दोस्तों यदि आपको इंग्लिश टर्म पता है तो आप फोबिया को पहचान लोगे। जैसे पानी है, पानी को इंग्लिश में बोलते हैं हाइड्रो। क्या बोलते हैं, हाइड्रो। तो हाइड्रोफोबिया यानी पानी से डर, जल से डर, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों आग को बोलते हैं पायरो, ठीक है, और आग से डरना पायरोफोबिया। हवा को क्या बोलते हैं, एयर, तो एरोफोबिया हवा से डर, ठीक है। भीड़ को क्या बोलते हैं, क्राउड, तो क्राउड भीड़ को क्या बोलते हैं, क्राउड बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं, मतलब भीड़ को एक अलग इंग्लिश टर्म देखें तो आकलो बोलते हैं, आकलो, ठीक है। तो आकलोफोबिया भीड़ से डरना, ठीक है। हवा से
एरोफोबिया बता दिया मैंने आपको। ऊंचाई से डरना एक्रोफोबिया हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों स्वास्थ्य या बीमारी से डरना, यानी मैं बीमार ना हो जाऊं, बीमार ना आ जाऊं, वो होता है नेसोफोबिया। क्या होता है? नेसोफोबिया। और अपन ने बात की है एक व्यक्ति बंद कमरे अथवा लिफ्ट में चढ़ने से बेचैन हो जाता है, तो वह कौन सा डर है? तो वह है क्लास्ट्रोफोबिया। क्लास्ट्रोफोबिया। नेसोफोबिया मैंने आपको बता दिया दोस्तों। और यानी मैं बीमार न हो जाऊं, बीमार न हो जाऊं, मेरा स्वास्थ्य खराब न हो जाए, स्वास्थ्य खराब न हो जाए, वो नेसोफोबिया। हाइड्रोफोबिया पानी से डरना, एरोफोबिया जल से डरना, ठीक है। और आग से डर पायरोफोबिया। नेक्स्ट देखिए, एक मस्तिष्क विकार जिसमें मस्तिष्क का गामक क्रियाओं पर सही नियंत्रण नहीं रहता, जिससे गामक क्रियाएं प्रभावित होती है, तो वह कौन सी विकृति है? यानी दोस्तों एक विकासात्मक विकार जिसमें क्या होता है, अपना मस्तिष्क का गामक क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं रहता, जैसे चलना, बैठना, ठीक है, दौड़ना, लिखना, इन पे नियंत्रण नहीं रहता, वो कौन सी विकृति है? डिस्प्रेक्सिया, अलेक्सिया, दोनों या कोई नहीं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा दोनों। अब मैं आपको थोड़ी चीज बताता हूं दोस्तों। डिस, जहां भी डिस लिखा जाए ना, मतलब वो आदि है, विकृति है, वो पूर्ण नहीं है, आदि विकृति है। तो डिस्प्रेक्सिया यानी आदि विकृति होना। अप्रेक्सिया, जहां ए लगा आ जाए, मतलब वो पूर्ण विकृति है। तो आप जैसे डिसलेक्सिया, अलेक्सिया, डिसलेक्सिया, अलेक्सिया, तो आप अलग मत समझना। डिसलेक्सिया, अलेक्सिया एक ही चीज है, यानी पढ़ने से संबंधित विकार डिसलेक्सिया, ठीक है। और डिसग्राफिया, अग्राफिया, वो क्या होता है? लेखन विकार, लिखने से संबंधित विकृति, ग्राफिया, डिसग्राफिया, अग्राफिया। डिस मतलब आदि है वो, अग्राफिया यानी पूर्ण रूप से ना लिख पाना, तो डिसग्राफिया, अग्राफिया आ जाए लेखन विकृति। डिसफेजिया, अफेजिया आ जाए भाषा से संबंधित विकृति। अपन कैलकुलेटर का यूज क्यों करते हैं? गणना के लिए। तो डिसकैलकुलिया, अकैलकुलिया गणना संबंधी विकृति। और ये दोस्तों डिस्प्रेक्सिया, अप्रेक्सिया सभी का मेलजोल हो गई एक तरह से, तो ये है डिस्प्रेक्सिया या अप्रेक्सिया। अब देखिए दोस्तों कुछ चीजें आपको मैं समझाने के लिए यहाँ पर लिख दिया, विशेष करके टोपोलॉजी यानी तलरूप सिद्धांत, फील्ड थ्योरी, लाइफ स्पेम यानी जीवन दायरा, क्षेत्र सिद्धांत, सदिष्कर्षण सिद्धांत, ठीक है, वेक्टर वैलेंसी सिद्धांत, ये सारे के साथ कुर्ट लेविन ने दिए थे। किसने? कुर्ट लेविन ने। और एक सूत्र है दोस्तों, व्यवहार बराबर ये बिहेवियर बराबर फैक्टर, ठीक है, ब्रैकेट पर्सनालिटी एंड इन्वायरमेंट। तो ये सूत्र किसने दिया? तो ये सूत्र दिया था दोस्तों कुर्ट लेविन ने। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। यानी यहाँ पर दोस्तों बिहेवियर यानी व्यवहार बराबर क्या होता है? यानी फैक्टर मतलब कारक कौन कौन से कारक? एक तो हो गया पर्सनल, ठीक है, पर्सन यानी व्यक्ति से संबंधित, एक एनवायरमेंट से संबंधित, यानी व्यक्ति गुणा वातावरण बराबर व्यवहार होता है। तो ये किसने दिया सूत्र? ये दिया था कुर्ट लेविन ने, याद रखना, कुर्ट लेविन, ठीक है। यानी जो व्यक्ति वातावरण का अंतःक्रिया होना क्या है? व्यवहार है। ये किसका है स्टेटमेंट? तो कुर्ट लेविन का है। यानी ये सूत्र है, ये चीज बोलता है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। फिर अधिगम का सर्वोत्तम सिद्धांत, गणितीय आंकलन का सिद्धांत, क्रमबद्ध व्यवहार का सिद्धांत, पोस्टुलेट्स नियम किसने दिए? तो क्लार्क हल ने दिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, पाउलो को नोबेल पुरस्कार मनोविज्ञान के क्षेत्र में नहीं, शरीर शास्त्र क्षेत्र में दिया गया, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन विकास में तथा संस्कृति में समानुपातिक संबंध की व्याख्या करते हैं? निम्न में से कौन विकास में तथा संस्कृति में समानुपातिक संबंध की व्याख्या करते हैं? इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, रुथ बेनेडिक्ट करते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या कि विकास में और संस्कृति में समानुपातिक संबंध है। ये रुथ बेनेडिक्ट, इनके साथ दूसरे भी थे दोस्तों, मार्गरेट मीड और रुथ बेनेडिक्ट, मानव शास्त्रीय मनोवैज्ञानिक हैं दोस्तों, और इन्होंने विकास व संस्कृति में समानुपातिक संबंध बताया। तो ये थे दोस्तों आज के प्रश्न। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। दोस्तों आप ऐसे सोचते हैं कि एक दिन में बहुत सारे प्रश्न हो जाए, तो एक दिन में दोस्तों
मुश्किल है। और दूसरी बात ये भी है कि एक दिन में याद भी नहीं हो पाएगा इतना मैटर। 10-10 प्रश्न अपन करते जाएंगे। और अभी अपनी रीट में टाइम है दोस्तों, सुनने में आ रहा है अप्रैल तक होगी, तो अप्रैल तक तो पता नहीं अपन कितने प्रश्न निकाल जाएंगे मनोविज्ञान के। रोकूंगा नहीं मैं, ये सीरीज चलती रहेगी मनोविज्ञान के 10 प्रश्नों की एंड तक। और कोशिश यही करूंगा मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊँ। ये आरबीएससी और एनसीईआरटी से प्रश्न मैं निकाल रहा हूँ। जैसे ये पूरी हो जाएगी फिर अपन पीछे के आए हुए प्रश्न है वो करने लग जाएंगे। तो मनोविज्ञान में ज़्यादा से ज़्यादा अपन प्रश्न करते जाएंगे। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना। और आप वीडियो देख लेते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं, और 1-2 भाई बहन तो डिसलाइक भी कर जाते हैं। शायद या तो मेरे समझाने में प्रॉब्लम है या उनके समझने में प्रॉब्लम है। तो खैर कोई बात नहीं, अपन सुधार करेंगे। तो मिलते हैं कल एक वीडियो के साथ।